हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। ये केस 2018 का है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड हुआ था 11,400 करोड़ का। ये फ्रॉड किया था नीरव मोदी ने, जो कि बर्डी हाउस मुंबई की एक ब्रांच है पीएनबी की, उसके साथ फ्रॉड हुआ था। जब हम स्कैम की बात करते हैं तो ये जो स्कैम है ये 11,400 करोड़ का स्कैम है, जिसको अंजाम दिया था नीरव मोदी ने। नीरव मोदी जो कि इंडिया के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका बेसिकली डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस था, डायमंड के किंग माने जाते थे। उन्होंने जब ये फ्रॉड किया तो फ्रॉड करने के बाद वो लंदन की तरफ चले गए। जनरली इंडिया से फ्रॉड करने के बाद जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लंदन ही चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से उन्हें वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। वैसा ही उन्होंने किया। ये स्कैम जो था, पीएनबी ने जब स्कैम का पता चला तो 4 जनों के अगेंस्ट उसने कंप्लेन करी, जिसमें सबसे पहले थे नीरव मोदी, नीरव मोदी के अंकल मेहुल चौकसी जो उनके मामा जी हैं, नीरव मोदी के ब्रदर निशाल मोदी के अगेंस्ट, एंड नीरव मोदी ने अपनी नीरव मोदी की वाइफ जो कि एनी मोदी है, उनके अगेंस्ट पीएनबी ने केस रजिस्टर्ड करा। केस रजिस्टर्ड करने के बाद पीएनबी को पता चला कि सबसे पहले तो ये शायद एक केस 280 करोड़ का था, बट लेटर ऑन पीएनबी ने रियलाइज करा कि नहीं, इट वाज अ केस ऑफ 11,400 करोड़, जो कि आज तक की बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम था जो कि नीरव मोदी ने किया था। दोस्तों, नीरव मोदी जो है वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन के अंदर काउंट होते थे। इनका जन्म हुआ था बेल्जियम के अंदर, और 19 ईयर्स के जब ये थे तो अपने फादर दीपक मोदी के साथ ये मुंबई आ गए थे, ताकि ये अपने एंसेस्ट्रल जो इनका वर्क है डायमंड का, वो काम सीख सके अपने अपने अंकल मेहुल चौकसी से। जब वो इंडिया में आए, उन्होंने जब काम सीख लिया उसके बाद उन्होंने 2 कंपनी स्टार्ट करी, जिसका नाम था फायर स्टार डायमंड और नीरव मोदी। ये बहुत ही फाइनेस्ट डायमंड्स बनाते थे, और नीरव मोदी एक एक बहुत ही इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ब्रांड बन चुका था। प्रियंका चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, जिन्होंने बाद में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। अब इस स्कैम के लिए यूज हुआ था बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट का मतलब क्या है? जब भी कोई इंटरनेशनल डीलिंग होती है तो उसमें एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सिंस ये एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जब एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए जो इस डीलिंग को करवा सके, अदरवाइज ये डीलिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि हो सकता है कि एक्सपोर्टर जब डायमंड्स इम्पोर्टर को भिजवा दे, हो सकता है कि इम्पोर्टर उसे पेमेंट ना दे, या हो सकता है कि जब एक्सपोर्टर पेमेंट रिसीव कर ले तो हो सकता है इम्पोर्टर को डायमंड ना दे। इसकी हेल्प के लिए हम किसी बैंक को यूज करते हैं जो कि हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नीरव मोदी के केस में हुआ क्या कि हम लोगों ने बायर्स क्रेडिट के केस में एक एक्सपोर्टर है और एक इम्पोर्टर है। जब हमारा एक्सपोर्टर जो है, जब वो डायमंड्स भिजवा देता है तो इम्पोर्टर एक तरीके से उसे पेमेंट दे दे, इसके लिए सिक्योरिटी लेना जरूरी है। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इंडियन बैंक को अप्रोच किया। नीरव मोदी इसके लिए क्या करते हैं, किसी फॉरेन बैंक को अप्रोच करते हैं, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंडियन बैंक से काफी कम है। अब होता ये है कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बारे में, तो जो एक्सपोर्टर है, जब वो गुड्स भिजवा देता है इम्पोर्टर के पास में, तो सबसे पहले वो उसके लिए एक इनवॉइस भिजवाता है। इस इनवॉइस के बेसिस पे बायर्स क्रेडिट लेते हैं, और बायर्स क्रेडिट लेने के लिए ये जाते हैं इंडियन बैंक के पास, और हमारे यहाँ के केस में इंडियन बैंक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अब जानते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या है। देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरीके की बैंक गारंटी होती है। इट्स लाइक ए बैंक गारंटी, जहाँ पे बैंक, इंडियन बैंक गारंटी देता है किसी फॉरेन बैंक को कि तुम जो मेरे पर्सन को उधार दे रहे हो, लोन दे रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें सिक्योरिटी देता हूँ, और अगर वो नहीं चुका पाया तो मैं तुम्हें ये लोन चुका दूंगा। अब ये स्कैम हुआ कैसे, जानने की कोशिश करते हैं। नीरव मोदी जो कि इंपोर्टर ऑफ डायमंड थे, उन्होंने डायमंड्स इंपोर्ट कराए। डायमंड्स इंपोर्ट करा के वो लोग सबसे पहले इनवॉइस लेके पीएनबी के पास गए, एंड ही आस्क्ड फॉर बायर्स क्रेडिट। अब पीएनबी को पता कैसे चला इस फ्रॉड के बारे में? तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के पास जैसे ही नीरव मोदी गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 फर्म्स हैं, जिसमें है डायमंड आर यूएस, मेसर सोलर एक्सपोर्ट्स एंड मेसर स्टीलर डायमंड्स। उन्होंने अप्रोच करा पीएनबी को 16 जनवरी 2018 में, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप हमें एलओयू दे दो। और एलओयू से क्या होगा, एलओयू से फॉरेन बैंक क्या करेगा, हमें लोन दे देगा, जिससे हमारे एक्सपोर्टर का पेमेंट हो जाएगा, और एक्सपोर्टर का पेमेंट होने के बाद मतलब हम आपको धीरे धीरे चुका देंगे।
तो बैंक ने बोला कि ठीक है, आप हमें इट्स ओके, हम आपको एलओयू प्रोवाइड कर देंगे, बट आपको हमें हमारे पास 100% मार्जिन रखवाना पड़ेगा इस गारंटी के लिए, क्योंकि बैंक इसके लिए रिस्क नहीं ले सकता। तो तब नीरव मोदी ने कहा कि पहले भी मैं क्या कर चुका हूँ, लोन ले चुका हूँ आप लोगों से, ये कोई पहला लोन नहीं है, मैं तो बहुत सारे लोन ले चुका हूँ, 2011 से लोन लेता हुआ आ रहा हूँ। तब जाके पीएनबी को पता चला कि इस तरीके का फ्रॉड हुआ। बीएनबी ने बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करा था इस लोन में, जिसमें नीरव मोदी ने जब अप्रोच किया था पीएनबी को, तो उन्होंने कहा था कि हमें बायर्स क्रेडिट चाहिए, और पीएनबी ने एक तरीके से बायर्स क्रेडिट के फॉर्म में उन्हें लोन प्रोवाइड कर दिया था। क्योंकि पीएनबी ने लोन नहीं दिया था, एसेंशियली फॉरेन बैंक ने दिया था, बट पीएनबी ने फॉरेन बैंक को गारंटी दी थी और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दिया था, जिसके बेसिस पे नीरव मोदी को लोन मिला था। अब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या काम करी यहाँ पे, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में बेसिकली जो पीएनबी है, उसने एक तरीके से गारंटी दी थी ओवरसीज बैंक को कि अगर नीरव मोदी, जो कि हमारा बताया हुआ पर्सन है, अगर आपको वो स्पेसिफाइड पर्सन लोन नहीं चुका पाता, उस कंडीशन में हम आपको इस लोन का रीपेमेंट दे देंगे। आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा, आपका जो भी अमाउंट बनेगा, उसका पूरा का पूरा पेमेंट हम लोग दे देंगे। दैट इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इट इज लाइक ए गारंटी, जहां पे पीएनबी ने गारंटी दी थी। ज्यादातर ये जो ओवरसीज बैंक है वो इंडियन बैंक्स ही थे जिनकी फॉरेन ब्रांचेस थी, जिसमें 3 जो मेन बैंक्स है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक की फॉरेन ब्रांच एंड इलाहाबाद बैंक की फॉरेन ब्रांच। इन तीनों ने एक तरीके से लोन प्रोवाइड करा था नीरव मोदी को। यहाँ पे जो अश्योरेंस दी गई थी, वो मैंने आपको जैसा बताया था कि पीएनबी ने अश्योरेंस दी थी डायरेक्टली किसे, इन 3 बैंक्स को। और यहाँ पे नीरव मोदी सेफ प्ले में थे, क्योंकि नीरव मोदी अगर पेमेंट नहीं दे पाते जो, तो ये तीनों बैंक्स जो अपना पैसा रिकवर करती है, वो रिकवर करती है पंजाब नेशनल बैंक से। तो पीएनबी के ऊपर यहाँ पे अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जहाँ पे पीएनबी को पैसा चुकाना पड़ेगा इन तीनों बैंक्स का, अगर नीरव मोदी ने पैसा नहीं दिया तो। और हुआ क्या केस में कि नीरव मोदी ने पैसा नहीं चुकाया था इन तीनों बैंक्स को, जिसका पेमेंट दिया पंजाब नेशनल बैंक। जब इस तरीके का एलओयू दिया जाता है तो उससे पहले एक अकाउंट ओपन करा जाता है जिसका नाम है नॉस्ट्रो अकाउंट। उस नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर जो भी फॉरेन बैंक होता है वो नॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करता है। जो भी फंड्स ट्रांसफर करे जाएंगे, लोन दिया जाएगा, वो नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रिएट करा जाएगा। तो एक तरीके से पंजाब नेशनल बैंक ने जब एलओयू दिया तो उसके अगेंस्ट एक नॉस्ट्रो अकाउंट क्रिएट हो गया जिसमें लोन आ चुका था। अब पंजाब नेशनल बैंक ने इतने सारे एलओयूज इशू कैसे करें, तो ये एलओयूज इशू करे गए थे 2011 से। एक्चुअली एलओयू हम उन लोगों के लिए इशू करते हैं, होम बैंक उन लोगों के लिए इशू करता है जब उसको लगता है कि जो भी क्लाइंट है उसका एक अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनका रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता रहता है, उन लोगों के लिए दिया जाता है। इसके लिए क्या करना होता है कि पंजाब नेशनल बैंक को एक ड्यू डिलिजेंस वेरीफाई करवाना चाहिए था नीरव मोदी के अगेंस्ट कि क्या नीरव मोदी की इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या हम नीरव मोदी को इस तरीके का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर दूसरा, नीरव मोदी से हम पूछ सकते हैं कि आप हमारे पास कोलेट्रल रखवा दीजिए, ठीक है, जिसमें जो कि कोलेट्रल हमारे लोन से बराबर होगा या फिर लोन से ज्यादा होगा। मतलब 500 करोड़ का लोन है तो 500 करोड़ तक की एटलीस्ट आपको गारंटी या सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। मगर पीएनबी की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई कि ना तो पीएनबी ने क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करवाया नीरव मोदी की, ना ही पीएनबी ने कोलेट्रल की डिमांड करी नीरव मोदी से, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ। अदरवाइज पीएनबी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर लेता, बट पीएनबी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और 11,400 करोड़ का लॉस खा बैठा। लेटर जैसे ही हम इस केस में एंटर हुए तो हमें पता चला कि जो भी बैंक होता है वो अपनी रिकॉर्डिंग्स 2 तरीके से मेंटेन करता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है स्विफ्ट इंटरफेस के थ्रू, और इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होती है सीबीएस के थ्रू। और ये दोनों जो इंटरफेस होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट पीएनबी के पास इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं था। अब हमें पता लग रहा है कि इतनी सारी चीजें अननोटिस कैसे हुई। तो एलओयू जो डिलीवर हुए थे वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्विफ्ट कोडेड मैसेजेस के थ्रू डिलीवर होने चाहिए थे। ये हुए तो स्विफ्ट कोडेड मैसेजेस के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हुए स्विफ्ट कोडेड मैसेजेस के थ्रू ही डिलीवर हुए, और इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सीबीएस में, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करे जाते हैं। अब हुआ ये, प्रॉब्लम कहाँ राइज हुई कि जब ये ट्रांजैक्शन हुए तो पीएनबी के पास इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड नहीं थी। मतलब पीएनबी इतना बड़ा बैंक है जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो उन्हें डेटा, जो स्विफ्ट और सीबीएस का जो डेटा होता है वो मैनुअली इनसिंक करना पड़ता है। बट पीएनबी ने ना तो
सीबीएस मेंटेन करा स्विफ्ट को, टेक्नोलॉजी मेंटेन करी, और ना ही उसने इनसिंक करा डेटा को। स्विफ्ट कोड है क्या? स्विफ्ट कोड इट्स लाइक एक तरीके का सिक्योर सिस्टम होता है। जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए एक सिक्योर सिस्टम मेंटेन करा जाता है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स को यूज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। और कोर बैंकिंग सिस्टम एक इस तरीके का सिस्टम होता है जहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस क्रिएट करा जाता है जो कि कस्टमर को एक इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इंडिया में किसी भी ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन कर सकता है, किसी भी बैंक की, किसी भी बैंक के, मतलब अगर मैं एसबीआई में डील करता हूँ तो एसबीआई के मैं किसी भी ब्रांच में जाके मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, वो एसबीआई का एक ही बैंक माना जाएगा, सारी ब्रांचेस एक कर दी है, इस तरीके का सिस्टम कहलाता है सीपीएस। अब हुआ ये कि नीरव मोदी ने सबसे पहले अप्रोच किसे किया? नीरव मोदी ने अप्रोच किया बैंक के दो एम्प्लॉइज को, जिसमें एक थे डेप्यूटी मैनेजर। अब हुआ ये कि जब ये फ्रॉड हुआ तो डेप्यूटी मैनेजर की लापरवाही कह सकते हो या फिर शायद उनका लालच कह सकते हो, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्रॉड हुआ। पीएनबी ने भी यही क्लेम किया था। तो उन्होंने क्या किया, एलओयूज इश्यू तो कर दिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स इश्यू तो कर दिए बैंक के बिहाफ पे, साइन वाइन करके उन्होंने एलओयूज दे दिए, बट उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग ना तो सीबीएस ने करी और ना ही स्विफ्ट को इनसिंक करा। मतलब उन्होंने स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू एलओयू डिलीवर तो कर दिए, बट सीबीएस में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ और जिसको कोई डिटेक्ट नहीं करता है। लेटर जब जिसमें से एक एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट हुआ तब जाके पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था और ये एलओयू स्कैम हुआ एक तरीके से। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। ये 3 टियर वेरिफिकेशन के थ्रू जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है क्रिएशन, जो भी आप डील करते हो उसको क्रिएट करा जाता है, फिर उसके बाद उसे चेक किया जाता है एंड देन उसे ऑथराइज किया जाता है। बट इस केस में ये सिर्फ क्रिएट हुए थे और ऑथराइज नहीं किए गए थे बाय पीएनबी, which become the most biggest problem in this case। तो बैंक के एम्प्लॉयज ने यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स पे फ्रॉड किया था, जिसमें 10 एम्प्लॉयज के आसपास को पकड़ा गया था, बट मेन तो दो ही कल्प्रिट थे। या तो ये बैंक ने किया या फिर ये बैंक वाले कंप्लीटली नेग्लिजेंट थे, जिसको बिलीव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक, उसका टॉप मैनेजमेंट उसको पता ही नहीं है कि 11,000 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, और वो भी आज से नहीं, ठीक है, 2011 से, मतलब 7 सालों से फ्रॉड हुआ। बैंक ने इतनी बड़ी गारंटी दी है, उनको पता ही नहीं है कि बैंक के नाम पे गारंटी दी जा रही है, बैंक के नाम पे इतना बड़ा कोलेटरल दिया गया है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की मानी जाएगी? थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि बैंक के ऑडिटर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, बट बैंक के ऑडिटर्स की बहुत बड़ी गलती नहीं थी। बट ओवरसीज बैंक जो थे, नॉस्ट्रो अकाउंट, उन्होंने जब नॉस्ट्रो अकाउंट क्रिएट करा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साइन ढंग से है कि नहीं है, बैंक की अथॉरिटी है कि नहीं है। आरबीआई डेफिनेटली, क्योंकि आरबीआई को स्ट्रिक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पीएनबी का। अब प्रॉब्लम आती है कि पीएनबी इस लोन को पे कैसे करेगा। आउट ऑफ 11,400 करोड़ पीएनबी ने बहुत सारा पैसा रिकवर कर लिया, जिसमें 6-7,000 करोड़ की नीरव मोदी की प्रॉपर्टी और एसेट्स को रिकवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ भी बचता है तो बैंक अपने कैपिटल से देगा, कैपिटल जिससे रोड हो जाएगी, कैपिटल भी कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो कहाँ से करेगी? हमारे पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों को यूज करके। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के हिसाब से पता लगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो केस हुआ था वो पहला केस नहीं था। पीएनबी के साथ इस तरीके के बहुत सारे केस हो चुके हैं लास्ट 5 इयर्स में। मतलब अगर देखा जाए तो 389 फ्रॉड केसेस आ चुके हैं पीएनबी के साथ, जो कि 6,500 करोड़ के थे, और इसमें एक और केस जुड़ गया, नीरव मोदी का फ्रॉड। दोस्तों अगर सोचो, इमेजिन करो सिचुएशन कि क्या ये फ्रॉड रोके जा सकते हैं? और जब तक ये फ्रॉड रोके नहीं जाएंगे, डोंट यू फील लाइक कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो ये फ्रॉडस्टर्स यूज़ कर रहे हैं? हमारे पैसों को डेवलपमेंट के लिए नहीं, फ्रॉडस्टर्स के लिए यूज़ करा जा रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरीके का फ्रॉड चाहिए नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर